तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्या 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं एक जो सीरीज़ बना रहा हूँ, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसा कि सीरीज नंबर ये कितना है, 4 हो जाएगा या पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर इस तरीक़ा से आप सीरीज़ को कंप्लीट करते जाएंगे तो 101% रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और बना के आप आएँगे। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं ऑडियो कॉल करना, ठीक है। 915, ठीक है, और 34 फिर से 34 उसके बाद लिख देना 900, ठीक है। तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम में भी ले सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है। पितृसत्ता मतलब पिता का सम्मान देना, ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में समझे तो पितृसत्ता का अर्थ होता है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पितृसत्ता उस सत्ता को कहा जाता है जिसमें पिता की प्रधानमंत्री यानी प्रधानता मतलब उसको ही वैल्यू दिया जाता है होती है, जिसमें स्त्रियों की तुलना पुरुष की जो शक्ति है उसको अधिक महत्व देता है, और विवाह के और परिवार से संबंधित पुरुषों को पक्ष में लेता है, यानी पुरुष को ही पक्ष में लेते हैं। और वंश से परंपरा, ठीक, वंश परंपरा पिता के नाम पर ही चलती है, यानी पिता के नाम पर ही चलती है। और विवाह के बाद लड़की अपने पति के घर जाकर रहती है, बिल्कुल सही बात है। उसके उपनाम पति के उपनाम के अनुसार बदला जाता है। उसका जो पति का नाम उसके बाद उसका अपना नाम के साथ उसका पति का नाम जोड़ा जाता है। और संपत्ति का हस्तांतरण भी किया जाता है, पिता के पुत्र को होता है, यानी जो पिता का उसका पुत्र को तो होंगे ही। ये सब नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होता है। क्षेत्रवाद, तो देखिए, क्षेत्रवाद का अभिप्राय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों उस भावनाओं से जिसके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार और प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र के विशेष अपनत्व मतलब अपनात्व और महसूस करते हैं। अपने ही मतलब जो बोलते हैं ये मेरा अपना है, यहाँ पर अपने जाना पहचाना सा है, तो वो अपना ही महसूस करेंगे कि अपनापन यहाँ मिल रहा है मुझे, अपनेपन, ठीक है। तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखना, ठीक है। और क्षेत्र में इस भावना का महावेश, ठीक है, महावेश होता है कि एक विशेष भौगोलिक, क्या बोला जा रहा है, एक भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, प्रथा और परंपरा, जातीय विशेषताएं तथा उपलब्धियां के सर्वश्रेष्ठ अंततः एक क्षेत्र विशेष के प्रति वहाँ निवास करती है। और अंधभक्ति इसमें क्या बोला, अंधभक्ति तथा पक्षपात पूर्ण और मनोवृत्ति ही क्षेत्रवाद कहलाता है। तो मतलब इसमें आपको सीधी सी बोला जा रहा है क्या, जहाँ पे अपनापन लगे वहाँ का संस्कृति और वहाँ का जो चाल व्यवहार है तो उसी को कहते हैं क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद से नाम से पता चल रहा होगा आपको। चलिए और देखते हैं 93 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में 5 अंतरों की विवेचना करें। कितना, 5 अंतर आपको विवेचना करना है। देखिए, ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाला 5 अंतर निम्नलिखित है। तो देखते हैं पहला नंबर, 1 नंबर में हो जाएगा क्या, आबादी कम होने के कारण ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, और जबकि नगरीय समुदाय का आकार अधिक माने उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसकी आबादी के कारण ही क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रामीण में छोटा और वहाँ बड़ा। ग्रामीण में कम आबादी होती है लेकिन शहर में ज़्यादा होते हैं। चलिए 2 नंबर में जाएगा, ग्रामीण समुदाय का वातावरण प्राकृतिक होता है और पर नगरीय समुदाय का वातावरण मानवीय निर्मित होता है। मतलब कि वहाँ का जो मतलब यहाँ जो पेड़ पौधा, तो ये वातावरण क्या प्राकृतिक के रूप में है ना, और वहाँ नगरीय में एसी फ्रिज ये सब लगाते हैं और पेड़ पौधा काट के, इनके अंतर तो है, देखने में तो आपको मिल रहा होगा। चलिए 3 नंबर में हो जाएगा क्या, ग्रामीण समुदाय की आबादी में समानता पाई जाती है, यानी समानता पाया जाता है, लेकिन नगरीय समुदाय की आबादी में विभिन्नता पाई जाती है। 4 नंबर में लिखना है क्या, ग्रामीण समुदाय में जाति के आधार स्तरीयकरण पाया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय में वर्ग के आधार पर स्तरीयकरण पाया जाता है। 5 नंबर में होगा क्या, ग्रामीण समुदाय में कम गतिशीलता पाई जाती है, जबकि नगर समुदाय में अधिक गतिशीलता पाई जाती है। चलिए 94 नंबर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अति पिछड़ा पर
अति पिछड़ा पर नोट लिखिए। मतलब अति जो पिछड़ापन जो है उस पर एक आपको नोट लिखना है। तो कैसे लिखना है नोट, देखते हैं। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पहले जाति को अग्रे पिछड़ापन में बांटा गया है, लेकिन मतलब पिछड़ी जो जाति है, जातियों भी बहुत विभेद पाया जाता है और कुर्मी एवं जैसे कुर्मी यादव जैसी जातियों भी अन्य पिछड़ेपन के पंथ में रखा जाता है। और पिछड़ा ये जो पिछड़ापन में भी जो ज़्यादा पिछड़ा है उन्हें अति पिछड़ा कहा जाता है, जैसे आहार, कानू, तेली आदि हरिजनों। और हरिजन मतलब छोटा मोटा जात मुसहर धांगर जो होता है। और आगे लेकिन अन्य जो पिछड़ापन से भी काफ़ी पीछे, इसलिए बिहार सरकार से पंचायतों में उनके लिए एक विशेष आरक्षण दिया है। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इतना बात ज़रूर आना चाहिए। ये जो अति पिछड़ापन होता है मतलब कि जो सबसे छोटा जात होते हैं, जैसे कि होता है कि अपने में जो जात होते हैं, जैसे कोई भी जात, तो उसमें भी तो पिछड़ापन होते हैं, कोई तरक्की कर रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी होता है एक अति, मतलब कि सबसे ख़त्म, जैसे मुसहर, धांगर, डोम, चमार और ये कुरुश से जो मैंने आपको बताया हरिजन, तो ये सब होते हैं अति पिछड़ापन होते हैं। तो इसके लिए एक बोला कि ये तो जीत पाएंगे नहीं, मतलब सबके बराबर में तो ये चलेंगे नहीं, तो इसके लिए अलग से एक आरक्षण निकाला, जिसको पंचायत में मुखिया 5 साल ये बनेगा, 5 साल वो बनेगा, ठीक है। तो ये आरक्षण निकाला गया किसके करने पर, भीमराव अम्बेडकर जी की, ठीक है। चलिए 95 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, सामाजिक जनांकीकी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली आंसर ये होता है कि जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है। सामाजिक जनांकीकी के एक बहुआयामी अवधारणा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से जनांकीकी की संरचना और जनांकीकी की प्रक्रियाएं तथा उनके सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया है कि मतलब अध्ययन होता है। और यह इस बात का अध्ययन करती है कि जनसंख्या संबंधित विशेषताओं की किस तरह से सामाजिक और संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी प्रभावित होती है, तो उससे प्रभावित होती है। मतलब इसमें बेसिकली जो चीज़ें होता है किस पे, जनसंख्या का जो उसका जो विशेषता होता है, तो उसी के बारे में बेसिकली इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जैसे बोला जा रहा है सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक व्यवस्था, मतलब व्यवस्था और प्रभावित करता है, यानी उसको प्रभावित करती है, इससे प्रभावित होती है, मतलब ठीक है। तो इसको लिख देना आपको, इसमें समझाना है क्या, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए और 96 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भारत में उपनिवेशिकवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं उल्लेख करें। कितना, भारत में उपनिवेशिकवाद को 2 प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करें। देखिए 1 नंबर में लिखना आंसर में, उपनिवेशिकवाद वह दशा है जिसमें एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश अपने निर्बल देश पर अधिकार करते हैं, बिल्कुल सही, और अपनी शासन और कानून व्यवस्था की स्थापित कर लेते हैं, कानून व्यवस्था भी स्थापित कर लेते हैं। आप देखते हैं इसमें उपनिवेशिकवाद एक दीर्घकालीन मतलब लंबे टाइम तक शोषण की नीति पर आधारित दशा है जिसमें मानव अधिकारों और महन और किया जाता है। इसमें समानता, स्वतंत्र और सामाजिक न्याय के आदर्श को गहरा घातक लगता है। तो ये था, इसमें दो ही टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए 97 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करें। ग्रामीण समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करें। लेकिन ग्रामीण शब्द संबंध किसी विशेष स्थान अथवा आवासीय क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि यह समुदाय जीवन के एक विशेष रूप से स्पष्ट करता है। जबकि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबंध की मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है। एक निश्चित भूभाग में रहने वाला व्यक्ति में यदि सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता के साथ प्राकृतिक जीवन की प्रधानता हो तो उसे ग्रामीण समुदाय कहा जाएगा। चलिए 98 नंबर में देखते हैं। 98 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जाति व्यवस्था के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो इसमें बोला जा रहा है 2, तो 2 लिख देना। जैसे क नंबर में लिखना है क्या, जाति व्यवस्था के जाति पंचायत के दंड का भय दिखाकर और उसको ठीक किया जाता है, ना कि जो पंचायत में जो दंड देते हैं और प्रथागत कानून को अधिक प्रभावी बनाता है।
और सामाजिकरण के द्वारा एक व्यक्ति अपने जाति व सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है तथा उसे अपनाता भी है। और लेकिन ख नंबर में लिख देना आपको क्या, जाति व्यवस्था व्यक्ति की व्यवसाय संबंधित अनिश्चितता दूर करता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, उससे देश का आर्थिक विकास होता है। और 99 नंबर में बोला जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण के परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा परंपरागत धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की जगह आधुनिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, दिए जाने लगता है। इस प्रक्रिया में धार्मिक संरचना और विश्वास पत्रितता और अपत्रितता संबंधी विचार आदि को अलौकिक संदर्भ में स्पष्ट न करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है। चलिए, और 100 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, तो ऐसा सामाजिक अपवर्जन बोलो या फिर बहिष्कार बोलो। देखिए, सामाजिक एक सेकेंड हाँ, चलिए, तो इसमें लिखना आपको क्या, सामाजिक बहिष्कार या मतलब तौर तरीके के इसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है, वह पृथक रखा जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह का उस अवसरों से वंचित रखते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं, और भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूल्यभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं, वस्तु की और सेवा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा, और यातायात, रास्ता आने जाने का साधन, सीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस एवं न्यायपालिका की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक भेदभाव और आकस्मिक या अनायास के रूप में नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज संरचना विशेष और विशेषताओं का ही परिणाम है, जहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार लोगों की इच्छाओं में विरुद्ध और कार्यान्वित होता है। ठीक है, तो और इसमें तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं अगर बताने के लिए चाहूँगा तो बता दूंगा। होता है उदाहरण के लिए जैसे शहरों, जैसे कि कस्बों, हम हजारों और क्या बोलते बेघर गरीबों हजारों बेघर गरीबों की तरह गरीब व्यक्तियों को भी फुटपाथ या पुलों के नीचे सोते हुए नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि नहीं कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने से बहिष्कार है। यदि वे चाहे निश्चित रूप से इनका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करना नहीं चाहते हैं। सामाजिक भेदभाव और कभी-कभी इस बात तर्क से न्यायसंगत एक सेकंड इसको ऊपर कर लेता हूँ, न्यायसंगत इच्छुक नहीं है। इस प्रकार का तर्क इच्छित या चाहती चीज़ों है संदर्भ सरकार गलत है, और यह उस स्थिति बिल्कुल अलग है जहां अमीर लोग स्वेच्छा से और फुटपाथ पर नहीं सोते हैं या बोझा ढोने के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये था कुछ में इसमें जो बहिष्कार जो था। चलिए, और 101 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, अनुसूचित जातियों से आप क्या समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की अनुसूचित जाति के लोगों का जनसंख्या भारत की जनसंख्या से 16.6% जाति व्यवस्था हमारे समाज के एक पुराने प्रथा है। जाति व्यवस्था में जिस वर्ग को शूद्र संज्ञा दी गई है उन्हें अछूत कहा गया है। जातीय स्तर का धार्मिक अशुद्धता के आधार पर अनुसूचित जातियों को सबसे नीचे स्तर पर रखा गया है और अनुसूचित जाति का राजनीतिक न्यायिक शब्द जिसका प्रथम उपयोग साइमन कमीशन कब 1935 में किया था। स्वाधीन भारत इस शब्द को संविधान में प्रयोग किया गया है ताकि क्षतिपूर्ति विभेद की नीति अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुविधाएं का प्रावधान किया जा सके। गांधी जी ने इस वर्ग को हरिजन या ईश्वर का संतान कहा गया है। कुछ लोगों इस वर्ग को दलित नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है कि टुकड़ों में टूटा हुआ। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और दलित क्या बोला जा रहा है और पैंथर्स आंदोलन 70 के दशक में इस बात को प्रचलित किया गया था। तो ये था कुछ 101 नंबर में। चलिए चलते हैं, देखते हैं 102 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या संविधान में अल्पसंख्यकों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई है। अल्पसंख्यकों को क्या सुविधा प्रदान की गई, जैसे कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है। जैसे 1 नंबर संविधान के इच्छुक यानी 29 1 नंबर में लिखना है कि समाज को निर्देशित किया जाता है कि जो अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं उन पर बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति नहीं थोई जा सकती है। चलिए 2 नंबर में लिखना है क्या संविधान के इच्छुक 350 ये जो धारा है। और ये नंबर में लिखना है क्या मैं राज्यों में निर्देशित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बचने का प्राथमिक शिक्षाओं के लिए मातृभाषा निर्देशित की जाने लगी है, व्यवस्था करें। तो ये सब था। 3 नंबर में हो जाएगा क्या अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी शिकायतों की जांच की जाती है कि शिक्षा और संस्थाओं धर्म पर जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। देखिए और 4 नंबर में हो जाएगा क्या अनुच्छेद 300 1 नंबर में लिखना है क्या के अनुसार अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान और चला सकते हैं, अपने शिक्षण चला सकते हैं और राज्य की शिक्षण और संस्थाओं संस्थानों का सहायता देने के मामले में अल्पसंख्यक और संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और शिक्षा का माध्यम अपनी इच्छा से रखा जा सकता है। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत में यद्यपि शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से हो रही है कि संविधान में और समान अधिकार प्रदान किया जाए और सरकारी नौकरी में वे उच्च पदों पर भी आसानी से परंतु स्त्रियों को अभी भी अनेक सुविधाओं व अधिकारों से वंचित रखा गया है कि स्त्रियों के कार्य क्षेत्र व पुरुषों के कार्य क्षेत्र से परंपरागत विभेद अपनाया गया है। और स्वतंत्रता क्या बोला जा रहा है स्वतंत्रता के पश्चात महिला की स्थिति अंतर तो आया है, लेकिन इसका लाभ और शिक्षित नगरों और उच्च आय समूह वाली महिलाओं के उठाया है। और औसत भारतीय महिलाओं का जीवन पराय भेदभाव के विरुद्ध लंबे संघर्ष कहानी है। गरीब भारतीय महिला और बच्चों के पालन पोषण ही अपनी आयु गुजार देती है। और स्त्री का असमानता का मुख्य कारण है कि जैसे व्यवसायिक वैवाहिक और परिवार व्यवहार और स्त्रियों की गतिशीलता व स्वतंत्रता में सांस्कृतिक पारंपरिक अवरोध
3 नंबर में जाएगा क्या, पुरुषों और स्त्रियों की आर्थिक भूमिका में अंतर। चलिए, और भारत में पुरुषों की संख्या से अधिक 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति 1000 में प्रति 1000 में जो प्रति 1000 के एक पीछे यानी कि 933 स्त्री थी। 1000 पुरुष में 933 स्त्री थी। प्रतिकूल लिंग अनुपात निम्न कारणों से है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पुत्र को समाज में और वीरता देना, और पुत्रियों के प्रति भेदभाव, और स्त्री भ्रूण हत्या, और स्त्री की शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा का अनुपात कम होना, गृह कार्य में मतलब उपाय प्रांत न होना। तो ये सब तो कुछ चीज़ें था आपको याद रखना है, जैसे कि गृह कार्य में उन्होंने उपाय प्राप्त न होना। तो ये सब चीज़ें तो है ना, और ये सब जो हत्या जो लिखा है ये सब चीज़ होते हैं, आज भी होते हैं। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है सांप्रदायिकता किस प्रकार राष्ट्र की एकता में बाधक है। देखिए, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके संप्रदाय के लोगों दूसरे की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ मानते हैं, और क्या बोला जा रहा है, और अपने धर्म के सहारा लेकर अन्य धर्मों के सामने मतलब जो मानने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और सांप्रदायिक और घृणा और हिंसा को जन्म देती है। जब लोग धर्म के मूलभूत भावनाओं को छोड़कर धर्म के बाहरी स्वरूप और एक सेकेंड मतलब अंधविश्वास को असली धर्म समझते हैं और को भूल करते हैं, मतलब असली धर्म को समझने में की भूल करते हैं। इस प्रवृत्ति एक सोची समझी शरारत होती है जो राजनीतिक सत्ता को हथियाने और आर्थिक सुविधाओं को पाने की क्या बोला अनाधिकार श्रेष्ठ मतलब चेष्टा और सदृश है, और भोले भोले लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर और सांप्रदायिक मतभेद पैदा करने का और प्रयत्न करते हैं। इस देश का भारत को और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा धार्मिक संप्रदाय आधार पर ही किया गया है। देश के बंटवारे के बाद भी सांप्रदायिक की समस्या सिर उठाती रही है। चलिए, और 105 में बोला जा रहा है, 105 नंबर में इसमें बोला जा रहा है भारत में जाति की भूमिका की विवेचना करें। तो देखते हैं इसमें भारत की जाति की भयानक रूप ने व्यवस्था पर और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन प्रकार हैं। जैसे कि भारतीय समाज अतिवाद पर आधारित हो गया है, और सभी प्रकार के निर्णय लेते समय अतिवाद का ध्यान रखा है। अनिवार्य होता जा रहा है कि जिसमें समाज में व्यवस्था बनाने वाले अच्छे व कुशल व्यक्ति कम होते जा रहे हैं, तथा नीति निर्माण में भी बाधा जाती है, और भारतीय समाज की संकुचित बन गया है। इसमें शुद्ध मतलब जातिगत और क्या बोलते हैं स्वार्थों को सामाजिक स्वार्थों की अपेक्षा और मतलब कि वरीयता दी जा रही है। और चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि जातिवाद के कारण आज देश में और क्या बोले स्वतंत्र हिंसा को बढ़ावा मिल गया है, और कहीं सिवा और सुनी तो कहीं अकाली और निरंकारी और संघर्ष क्या बोला जा रहा है संघर्षरत है। कहीं जाट व अनुसूचित जातियों में तो कहीं और ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण संघर्ष होता है, और कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली और शरणार्थी बनकर रहना पड़ता है। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या जाति पर आधारित समाज में जातीय हितों का टकराव टकराव होने लगा, और जिसके कारण सारे समीकरण जातियों के आधार पर बनने लगे, और प्रत्येक जाति दूसरे जाति के लोगों को और संदेह की दृष्टि से देखती है। इससे जातीय और ठीक है
पेमेंट से बढ़ रहा है और परंपरागत और शब्दाओं कम हो रहा है। तो ये था, ज़्यादा कितना नहीं, 105 तक किए कंप्लीट। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट